नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज फिर एक बार आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज हम लोग क्लास 9वीं के भौतिकी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है गति। गति किसे कहा जाता है? जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है ना, और कुछ सेकेंड बाद वस्तु यहाँ पर पहुँच गई, अर्थात इस जगह जो वस्तु स्थित है इसके सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन लाया और यहाँ पर पहुँच गई, तो ये वस्तु क्या हो गया? गति में हो गई, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और 2 मिनट बाद यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं इस रास्ते को अनुसरण करते हुए, तो इसे क्या कहा जाएगा? यह वस्तु गति में है। जैसे सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या करती है? गति करती है, अपनी स्थिति हमेशा बदलती रहती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? गति में कहते हैं, है ना। और उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे कि कोई आदमी बस में बैठा हुआ यात्री, बस में बैठा हुआ आदमी, इस सड़क पर बस चल रही है, तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं इसके सापेक्ष बस में बैठा हुआ यात्री क्या होते हैं? गति में होते हैं, है ना। और बस के सापेक्ष विराम में होते हैं। अब विराम की परिभाषा हम लोग देखते हैं, तो कहता है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है तो उसे विराम में कहा जाता है। विराम, जब कोई वस्तु अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विराम में कहते हैं। ये बस है, इसमें बैठा हुआ यात्री अन्य यात्रियों के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलता है, अर्थात यानी यदि 2 यात्रियों के बीच 1 मीटर की दूरी हो और 10 सेकेंड बाद भी दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर ही हो, आधे घंटे बाद भी इसकी स्थिति अर्थात दोनों के बीच की दूरी 2 ही मीटर हो, तो प्रथम व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष विराम में कहा जाएगा। यही बस, लेकिन इसी यात्री को जब बस चल रही हो तो इसी यात्री को सड़क पर स्थित अन्य वस्तुओं के सापेक्ष गति में कहा जाएगा, क्योंकि सड़क पर स्थित अन्य वस्तुओं के सापेक्ष बस में बैठे हुए यात्री की स्थिति हर सेकंड बदलती रहती है। यहाँ पर कोई वस्तु है और बस यहाँ पर है, कुछ सेकंड बाद बस यहाँ पर पहुँच जाती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी बदल जाती है। इसलिए बस में बैठे हुए यात्री अन्य यात्रियों के सापेक्ष विराम में होता है, लेकिन बार सड़क पर स्थित अन्य वस्तु के सापेक्ष उसमें बैठा हुआ यात्री गति में होता है ना। जैसे सूर्य जो है, सूर्य, यहाँ सूर्य मान लीजिए, ये सूर्य है, हाँ, और यहाँ पर ये अर्थ मूव कर रही है। सूर्य जो है पृथ्वी के सापेक्ष क्या होता है? स्थिर होता है। सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष क्या होता है? स्थिर होता है, लेकिन गैलेक्सी के सापेक्ष, जो हमारी आकाश गंगा है, उसके सापेक्ष सूर्य भी गतिशील है। अब हम लोग अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं फिर भी सूर्य के सापेक्ष गति में होते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष किस में होती है? गति में होती है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष हम लोग बैठे हुए होते हैं। अब गति कितने प्रकार के होते हैं? तो गति कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रथम रैखिक गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा दोलनी गति और चौथा आवर्त गति। रैखिक गति किसे कहते हैं? रैखिक गति किसे कहा जाता है? तो इसमें वस्तु एक सरल रेखा पर चलती है। जैसे ट्रेन की 2 पटरियों पर, ये ट्रेन की 2 पटरियों पर रेलगाड़ी क्या होती है? समांतर पटरियों पर हमेशा दौड़ती है रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी की गति कैसी हो जाएगी? रैखिक गति। बंदूक से छोड़ी गई गोली, ढालू पर फिसलता हुआ लड़का, है ना, ये सारे क्या है? रैखिक गति के उदाहरण है। ढालू पर फिसलता हुआ लड़का, ऐसे फिसलन पट्टी देखा होगा, ये
स्कूल में अक्सर हाँ बने होते हैं ऐसे फिसलन पट्टी, है ना। इस सीढ़ी पर होकर के बच्चे चढ़ते हैं और इस फिसलन पट्टी पर फिसलते हैं। क्या होता है, एक सरल रेखा में गति करते हैं। बंदूक से छोड़ी गई गोली, इसमें क्या होता है, वस्तु सरल रेखा पर गति करते हैं। दूसरा होता है वृत्तीय गति। इस गति में क्या होता है, वस्तु एक वृत्त के परिधि पर चलती है, ऐसे ऐसे। इसमें क्या होता है कि वस्तु इस पर चलती है ना, ऐसे चलती है या ऐसे भी गति करती है, ऐसे भी गति कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य के चारों तरफ, ये यहाँ पर सूर्य, तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति क्या होती है, वृत्त में गति करती है। वैसे ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। देहाती भाषा में पहले लोग बैल से गेहूं धान को दौनी करता था ऐसे करके, तो उसमें जो बैल की गति होती है क्या होती है, रैखिक, ये वृत्तीय गति होती है। उसके बाद और आप देखे होंगे कि अगर कोई डीजल इंजन चल रहा है जिसका ये जो व्हील जो होता है, चक्का, ये कौन सी गति करता रहता है, वृत्तीय गति करता रहता है। साइकिल के चक्के जो होते हैं, साइकिल का चक्का, अगर साइकिल को खड़ा करें तो उसका चक्का जो होता है, ये टायर, यहाँ पर जो गति होती है वृत्तीय गति होती है, एक वृत्त पर चलता रहता है। अच्छा, सिलाई मशीन के जो चक्का होता है वो वृत्तीय गति करता रहता है ना। तो ये सब वृत्तीय गति के उदाहरण हो गए। अर्थात वृत्तीय गति में कोई वस्तु वृत्त के परिधि पर चलती है। दोलनी गति, दोलनी गति किसे कहा जाता है, तो इस गति में वस्तु जो होती है एक बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे या ऊपर नीचे दोलन करती है। जैसे यहाँ से कोई यहाँ तक दोलन करेगी या ऐसे दोलन करेगी। जैसे हम लोग बात करें झूले की गति, क्या होती है, एक बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे दोलन करती रहती है ना। तो झूले की गति कौन सी गति हो गई, दोलनी गति हो गई, है ना। उसके बाद आवर्त गति। तो इस गति में कोई वस्तु एक बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे या ऊपर नीचे अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है। आवर्ती गति किसे कहते हैं, तो इस गति में कोई वस्तु एक बिंदु के सापेक्ष ऊपर नीचे या आगे पीछे एक निश्चित समय अंतराल पर क्या होती है, अपनी गति को दोहराती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर देखते हैं, घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का ये कोई घड़ी है, पेंडुलम वाली घड़ी होती है, यहाँ पर ये पेंडुलम लटका हुआ है। तो ये पेंडुलम कुछ एक सेकंड में अगर यहाँ से यहाँ आती है तो दूसरे सेकंड में फिर यहाँ से यहाँ तक आती है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड लगता है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने में भी उसे 1 सेकंड ही लगता है। यानी अपनी गति जो दोबारा दोहराती है तो उसका जो समय अंतराल होता है हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, एक ही समय अंतराल होता है। 1 सेकंड में अगर कोई ये घड़ी की पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो अगले 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, फिर अगले 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। इसी तरीके से झूले की भी गति जो एक होती है वो भी आवर्ती गति के अंतर्गत आता है, जब वस्तु यहाँ से यहाँ तक आने में उसका समय अंतराल बिल्कुल सेम हो। फिर सिलाई मशीन का जो सुई होता है वो ऊपर नीचे एकदम एक निश्चित समय अंतराल पर ही दोहराती है, इसलिए सुई की गति को भी हम क्या कहेंगे, सिलाई मशीन की सुई की गति को क्या कहेंगे, आवर्ती गति कहेंगे। गति के वर्णन करने के लिए एक मूल निर्दिष्ट एक स्थान को हमको चुनना होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से ट्रेन से जा रहे हैं और उसकी स्थिति बताना हो तो एक अच्छे सुपरिचित फेमस स्थान के सापेक्ष हम बतलाते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है। जैसे यहाँ से हम लोग चले या यहाँ से ट्रेन खुली और यहाँ तक पहुँची और यहाँ से ये 25 किलोमीटर है, तो इसकी गति बताने के लिए, इसकी स्थिति बतलाने के लिए हम लोग कहेंगे क्या कि ट्रेन जो है अभी मुजफ्फरपुर से 25 किलोमीटर पूर्व में है। तो इसका सुपरिचित स्थान है ना। क्या कहेंगे कि ट्रेन 25 किलोमीटर पूर्व, मुजफ्फरपुर से 25 किलोमीटर पूर्व में है, सुपरिचित स्थान से। तो मुजफ्फरपुर यहाँ पर जो हो गया, मुजफ्फरपुर जो हो गया मूल बिंदु हो गया या निर्देश बिंदु हो गया। क्या हो गया, मूल बिंदु या निर्देश बिंदु। अर्थात मूल बिंदु या निर्देश बिंदु वह बिंदु है जिससे
जिससे किसी वस्तु को उसकी स्थिति को बतलाया जाता है उसके सापेक्ष कि आप उस मूल स्थान से उस निर्देश स्थान से कितने मीटर या कितने किलोमीटर दूर किस दिशा में सरल रेखा पर गति का कण। मान लीजिए ये कोई सरल रेखा है, यहाँ पर 0 देते हैं, 1 2 ये वाली होती है। यहाँ से कोई गति का वर्णन करने के लिए, इस सरल रेखा पर गति का वर्णन करने के लिए हम किसी भी स्थान को क्या करेंगे, मूल बिंदु चुन लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु था तो इसका मूल बिंदु ये हो गया। अब वस्तु अगर इधर के तरफ चलना प्रारंभ करी तो धनात्मक दिशा होगा, और चलते चलते अगर इधर की तरफ बढ़ गई तो ये ऋणात्मक दिशा होगा, है ना। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि तय की गई दूरी और विस्थापन। क्या तय की गई दूरी, विस्थापन, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, इस सारे चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले तय की गई दूरी की बात करेंगे, यानी किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी को, उस वस्तु को हम लोग तय की गई दूरी कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से कोई वस्तु चली, यहाँ से ये मूल बिंदु है, और यहाँ से वस्तु ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रास्ता होते हुए ये दिल्ली हरियाणा करनाल में पहुँच गए, जहाँ भी इस पॉइंट पर पहुँची। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई ये जो टेढ़े मेढ़े स्थान है कि कुल दूरी को उसका तय की गई दूरी कहेंगे, है ना। जबकि विस्थापन क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रारंभिक बिंदु, और इसको अंतिम बिंदु। ये क्या होगा, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, न्यूनतम दूरी को, उसका हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि तय की गई दूरी जो होता है, कुल समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की दूरी कहते हैं। जबकि अंतिम बिंदु एवं प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब दूरी और विस्थापन में हम लोग अंतर देखेंगे। एक अदिश राशि है, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अदिश और सदिश की चर्चा हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। दूरी और विस्थापन में दूरी कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि, और विस्थापन सदिश राशि हो गई, है ना। दूरी जो होता है यह हमेशा धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है ना। दूरी को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, जबकि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों को जरूरत होती है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, जबकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। अब एक एक चीज को पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा था कि दूरी एक अदिश राशि है, तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। और इसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो चूंकि दूरी में दिशा का जिक्र नहीं होता है, इसलिए दूरी अदिश राशि हो गई। विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, इसलिए क्या हो गया, एक सदिश राशि हो गया। दूसरा था कि दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। तो दूरी हमेशा धनात्मक क्यों होती है, चाहे जिस रास्ते से चले इसका मान धनात्मक क्यों होता है, जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। इस बात को हम लोग देखेंगे कि दूरी का मान, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कब कब हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु था, अब चलना प्रारंभ किया, 2 सेकेंड बाद यहाँ पहुँचा, 3 सेकेंड बाद यहाँ पहुँचा, है ना। फिर ये ऐसे घूम गई, फिर ये ऐसे घूम गया, फिर यहाँ पर पहुँच गया। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं क्या कि वस्तु यहाँ से किधर की तरफ चलना स्टार्ट किया है, पूर्व की तरफ पहुँच गया, किधर, पश्चिम की तरफ पहुँच गया। तो इस परिस्थिति में ये प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी अगर 5 मीटर हो, तो इस वस्तु का विस्थापन -5 मीटर हो जाएगी, क्योंकि यह शुरू में वस्तु की दिशा किधर थी, पूर्व की तरफ थी,
और अंत में इसकी दिशा किधर हो गई, पश्चिम, यानी विपरीत दिशा हो गई। तो दिशा विपरीत होने के कारण विस्थापन का मान क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, है ना। अब देखिए शून्य कब होगा, शून्य कब होता है, ये कोई वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु अगर चल रही है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और ये चलते 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 अंत में यहाँ पर पहुँच गया, फिर इसी बिंदु पर पहुँच गया। तो ये जो पॉइंट है, इस वस्तु का आरंभिक बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है। ऐसी परिस्थिति में अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। इस तरीके से इसका जो विस्थापन हो गया, एक चक्कर लगाने में इस वस्तु का जो विस्थापन हुआ क्या हो गया, शून्य हो गया। जबकि इसकी दूरी जो हो गई 2πr इकाई। तो इस तरीके से हम देखें क्या कि दूरी हमेशा इसमें क्या होता है, धनात्मक हुआ, विस्थापन यहाँ पर शून्य हो गया। अब धनात्मक विस्थापन कब होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और वस्तु में पहले ऐसे चली वस्तु, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर पहुँची। ऐसी परिस्थिति में वस्तु क्या हो गया कि इसके और इसके बीच की दूरी जो हो गई धनात्मक हो गई और दिशा भी धनात्मक है। उसी दिशा में जिसमें प्रारंभ में वस्तु चलना प्रारंभ किया था, तो ऐसी परिस्थिति में विस्थापन का मान धनात्मक हो जाता है। एक और है, विस्थापन का मान जो होता है दूरी के बराबर हो सकता है, बराबर होता है। अब कैसे, मान लीजिए कि ये वस्तु है और ये चलना प्रारंभ किया, वस्तु एकदम सरल रेखा पर गई, तो यहाँ और यहाँ ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ऐसी परिस्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जबकि अगर ये कोई वस्तु इस तरीके से चली, ऐसे 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 करके यहाँ अगर पहुँचती है, तो ऐसी परिस्थिति में दूरी का मान विस्थापन के मान से अधिक होता है, अर्थात विस्थापन का जो मान होता है दूरी से कम।